तो अब तक हमने एपिसोड 1 में ये पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में कौन कौन से अधिनियम पास हुए और उसमें अंतिम अधिनियम था 1853 का चार्टर अधिनियम। और अब अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें, तभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। भीम रोड मैप एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेश सापेला और शुरू करते हैं आगे की कहानी। 1853 चार्टर अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से परेशान होकर भारतीयों ने विद्रोह कर दिया और हमें एक बहुत बड़ी 1857 की क्रांति देखने को मिली। फिर भी जैसे तैसे ब्रिटिशर्स ने 1857 की क्रांति को दबा लिया और भारत उनके हाथ से निकलते निकलते रह गया। पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से समझ गई थी और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से भंग कर दिया और पूरा का पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। तो अब 1857 से लेकर भारत की आज़ादी तक जितने भी अधिनियम पास होंगे वो सारे के सारे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन पारित होंगे। और उसमें से सबसे पहला अधिनियम है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम का मतलब था कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। इस अधिनियम में याद रखने वाले मेन पॉइंट्स केवल 4 हैं। फर्स्ट पॉइंट, 1833 चार्टर अधिनियम में जो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, उसी को और आगे बढ़ाते भारत के गवर्नर जनरल को अब वॉइस रॉय बना दिया गया, यानी कि वॉइस ऑफ रॉयल्स। और फर्स्ट वॉइस रॉय का नाम था लॉर्ड कैनिंग। सेकंड पॉइंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और इसी के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में पूरी तरीके से खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट, अलग से एक भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मंत्री हुआ करता था, जो कि ब्रिटिश सम्राट का भारत में प्रतिनिधि होता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सारी शक्तियां अब भारत सचिव के पास आ गई थी। और अब वॉइस रॉय भारत सचिव के प्रति जवाबदेह होता था और भारत सचिव ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह। पॉइंट 4, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। वापस से सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, भारत के गवर्नर जनरल को अब वॉइसरॉय बना दिया गया। सेकंड पॉइंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण परिषद, इन दोनों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। पॉइंट नंबर 3, अलग से एक भारत सचिव का पद बनाया गया और अब वॉइसरॉय भारत सचिव के प्रति जवाबदेह होता था और भारत सचिव ब्रिटिश सम्राट के प्रति। पॉइंट 4, सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 1861 भारत परिषद अधिनियम से भारतीयों को पहली बार शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। अगर आपको याद हो तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी जिसमें 1+4 मेंबर थे। और उसके बाद 1853 चार्टर अधिनियम में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई थी जिसमें 6 सदस्य थे। तो अब 1862 में वॉइसरॉय, जो कि पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसकी काउंसिल में पहली बार 3 गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की नियुक्ति हुई और 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव मनोनीत हुए। और अब वापस से केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, यानी कि केंद्र से शक्तियों को फिर से भारतीय प्रांतों को देना शुरू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन 1773 से लेकर 1833 तक हमने केंद्रीकरण देखा, जिसमें मुंबई और मद्रास की शक्तियां बंगाल के अधीन आ गई थी। और फिर 1833 से लेकर 1861 तक वापस विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, जिसमें मुंबई और मद्रास की शक्तियां वापस उनको दे दी गई। और साथ ही साथ 1862 में बंगाल
1886 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत और 1897 में 1897 में पंजाब में ऐसे विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई जो उनके राज्य के लिए कानून बना सके। सेकंड पॉइंट, कानून निर्माण के लिए वॉइसरॉय की काउंसिल में कम से कम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वॉइसरॉय को दिया गया और इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता था। पॉइंट नंबर 3, लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि अलग कार्यों के लिए अलग से विभाग की शुरुआत हुई और साथ ही साथ भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। फोर्थ पॉइंट, गवर्नर जनरल को संकट काल की दिशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर एक अधिकतम 6 महीने तक लागू रहने वाला अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल जो अध्यादेश ला सकते हैं उसकी शुरुआत यहीं से हुई। तो इस एक्ट में याद रखने वाले मेन पॉइंट्स केवल 4 हैं। फर्स्ट पॉइंट, भारतीयों को पहली बार शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। सेकंड पॉइंट, कानून निर्माण के लिए वॉइसरॉय की काउंसिल में कम से कम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वॉइसरॉय को दिया गया। थर्ड पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत हुई। फोर्थ पॉइंट, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।